हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम बात करेंगे आज कूलाम के नियम की। स्थिर वैद्युतिकी में तीसरा लेक्चर रहेगा आज ये, ठीक है। 2 लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ढंग से समझ में भी आए होंगे। तो बात करते हैं बच्चों, आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कूलाम का नियम। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इस टॉपिक पर अपन बना सकते हैं। बच्चों, अगर हम 2 आवेश लें, समझना ध्यान से। पहला आवेश Q1 है और यहां से कुछ दूरी पर एक आवेश और रख दें Q2। 2 आवेश हैं मेरे पास, Q1 और Q2। तो अगर 2 आवेशों को एक कुछ सीमित दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच में स्थिर वैद्युत बल लगता है। इनके बीच में एक बल लगता है जिसका नाम है, पहले तो नाम याद करिए आप, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल लगता है बच्चों? स्थिर वैद्युत बल। अब इस बल की जो प्रकृति है, बल की जो प्रकृति है, बल की प्रकृति से मतलब क्या है? आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। भाई 2 आवेश है ना, तो इनके बीच में जो बल है वो आकर्षण है या प्रतिकर्षण है, इसका निर्धारण तो आवेशों के चिन्ह करेंगे। मान लीजिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्रतिकर्षण। कोई भी एक प्लस का है और एक माइनस का है तो आकर्षण। मैंने आपको पढ़ाया है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। प्रकृति तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पर इस बल का परिमाण कहां से आएगा कि बल कितना लगा? 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन। तो इस बल का परिमाण कहां से आएगा? याद रखना, आवेशों के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, इसका परिमाण बच्चों कहां से आता है? कूलाम के नियम से। कहां से आता है? कूलाम के नियम से। तो एक बात तो आपको यह पता होनी चाहिए कि कूलाम का नियम काम में क्या आएगा। कूलाम का नियम क्या काम आएगा कि अगर 2 आवेश हैं, अच्छा कुछ इसकी विशेष स्थितियां हैं बच्चों। कूलाम का नियम कब लगता है? सुनना ध्यान से। एक तो आवेश कैसी अवस्था में हो? स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था में हो। और दूसरे आवेश हो बिंदुवत, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। अगर कोई मान लो मैं कहूं भाई चौक पे आवेश फैला हुआ है और चौक से 2 सेंटीमीटर पे आप आवेश मतलब बल निकालिए, आप नहीं निकाल पाओगे। याद रखना, मैं आगे समझाऊंगा इन चीजों को। स्थिर अवस्था में होने चाहिए और आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदुवत। और तीसरी बात और रहेगी बच्चों एक, कि जो दूरी है ना वो 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पता है ना क्यों? अगर आपकी दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो फिर एक बल प्रभावी हो जाता है जिसका नाम होता है नाभिकीय बल। क्योंकि ये नाभिक की त्रिज्या होती है बच्चों। अगर दूरी आपने 10⁻⁻15 मीटर से कम कर दी, फिर तो इन बलों का कोई महत्व ही नहीं है। प्रकृति का सबसे मजबूत बल लग जाएगा। कौन सा बल? नाभिकीय बल। तो ये सीमाएं भी रहेंगी। कोई पूछे कि भाई कूलाम के नियम किन किन कंडीशनों को फॉलो करना चाहिए, तो याद रखना बच्चों, आवेश कैसे होने चाहिए? स्थिर अवस्था में होने चाहिए। आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदुवत होने चाहिए। और दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। चलो सर, यहां तक तो ठीक है। पहले ये तो बताओ कूलाम का नियम है क्या? 2 पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों। पहला पॉइंट, कूलाम का नियम क्या काम आता है? 2 स्थिर और बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान बताएगा। कथन क्या है वो सुनना आप। ये नियम कहता है कि अगर 2 आवेश ले लिया आपने Q1 और Q2, तो इनके बीच में जो बल लगेगा ना F, वो समानुपाती होगा बच्चों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के। गुणनफल के कैसा होगा बच्चों? समानुपाती। बार बार बोल रहा हूं मैं, आवेशों का परिमाण लेना है, चिन्ह नहीं लेना है। गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दो आवेश ले लें, ये आवेश Q1, यहां से R दूरी पर एक आवेश और ले लें बच्चों Q2, तो जो बल लगेगा ना F, वो समानुपाती होगा। इन आवेशों का परिमाण लेना है, चिन्ह नहीं लेना है। पहले का Q1, दूसरे का Q2, और बीच की दूरी कितनी है R²। तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। और जैसे ही समानुपाती को बच्चों आप हटाओगे ना, एक नियतांक के काम में आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये सूत्र हम बहुत बार यूज लेने वाले हैं, अच्छे से याद कर लो कि F बराबर कितना आता है बच्चों, लगने वाले बल का मान कितना आता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। और अगर बच्चों बात करें K की, तो K का मान होता है 9 गुणा 10⁹। और अगर मात्रक की बात करें तो यह आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो आपको कूलाम के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस ज़्यादा नहीं तो ये सूत्र तो याद कर ही लेना, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। एक बार आप इसको नोट करिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए बच्चों कूलाम का नियम। बहुत सरल शब्दों में आपको मैंने नियम बताने का प्रयास किया है, बहुत इजी है। इसके बाद हम बात करेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं, ठीक है ना। ये मैं हटा रहा हूं, हेडिंग लगाएंगे अपन कूलाम के नियम की सीमाएं। कुछ लिमिटेशन हैं कूलाम के नियम में। कौन कौन सी लिमिटेशन है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट, जो आवेश हैं वो स्थिर होने चाहिए। कूलाम का नियम कब लागू होगा? आवेश स्थिर होने चाहिए। जिन आवेशों के बीच में आप कूलाम का नियम लगाना चाह रहे हो बच्चों, वो आवेश आपके स्थिर होने चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात सुनना आप इनके बारे में कि जो आवेश हैं वो बिंदुवत होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए, बिंदु के आकार के होने चाहिए। अब बिंदु के आकार का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। अगर मैं एक बॉल ले लूं, बॉल जिसकी त्रिज्या मान लीजिए आप 10 सेंटीमीटर है, और इस बॉल के केंद्र से मुझे 5 मीटर दूर बल निकालना है बच्चों, तो इस 5 मीटर की तुलना में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तो नगण्य है, ना के बराबर है। तो ये बिंदु की तरह व्यवहार कर जाएगा, बिंदु की तरह व्यवहार कर जाएगा। पर इसी क्वेश्चन में ये 10 सेंटीमीटर की ही बॉल है बच्चों, और आपको बल देखना है 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो बच्चों 20 के रेस्पेक्ट में आप 10 को नगण्य नहीं कर सकते। अब ये बिंदु आवेश नहीं रहा। याद रखना, आवेश पहले तो स्थिर होने चाहिए, और दूसरे आवेश कैसे होने चाहिए? बिंदुवत, तुलनात्मक दृष्टि से एक तरीके से ना। और तीसरी बात, आवेशों के मध्य की दूरी, जो उनके बीच की डिस्टेंस है ना, मध्य की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 बच्चों इसकी लिमिटेशन है, इसके सीमा बंधन है। क्लियर है? नोट करो जल्दी से, ठीक है बच्चों। तो हमने 2 पॉइंट जान लिए कि कूलाम का नियम होता क्या है ना, और कूलाम के नियम की सीमाएं क्या हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट, अगली हम बात करें बच्चों, देखिएगा
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट रहेगा क्या, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सुनना, हम बात कर रहे हैं कूलाम के नियम की वेक्टर फॉर्म की, कि इसका सदिश निरूपण कैसे कर सकते हैं। देखिएगा बच्चों, आपके पास में दो आवेश हैं। पहला आवेश यहां है, मान लीजिए Q1, दूसरा आवेश यहां है, मान लीजिए Q2, ठीक है ना। और इनके बीच की दूरी कितनी है, R। तो मैंने बताया कि इनके बीच में कितना बल लगेगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो बल है ये अदिश फॉर्मेट में है। अगर आप इसका सदिश रूप लिखना चाहो बच्चों, तो आपको F के ऊपर वेक्टर लगाना होगा और आपको यहां गुणा करना होगा R से, इकाई सदिश से। इकाई सदिश का एक सूत्र होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। R का सूत्र क्या बन जाएगा बच्चों, R वेक्टर बटे R। तो ये आप पुट कर दीजिए। एक तो यही इसका सदिश रूप हो गया एक तरीके से। यहां भी रुक सकते हो आप, यहां ना रुकना चाहो तो अगला फॉर्मेट F वेक्टर बराबर K Q1 Q2। बच्चों R वेक्टर बटे R जमाऊंगा तो ये RQ हो जाएगा और साथ में यहां R वेक्टर आ जाएगा। ये क्या बन गया, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। इसमें आप एक बात समझिए, बल को लिखने के लिए आप दो तरह के प्रतीक काम में लेते हो। एक तो होता है F12, है ना, और दूसरा हम काम में लेंगे, तो आप इसको है ना दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो होता है F12। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि बल लगा रहे हैं एक पर, किसकी वजह से, दो की वजह से। तो अगर आपको F1 और 2 के रूप में लिखना है तो सूत्र क्या बनेगा बताना, K Q1 Q2। अगर आप ये लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दो R² और यहां R12 का ही कैप आएगा। और अगर आप F21 लिखते हो बच्चों, 21, तो K Q1 Q2 अपॉन R², R21 का कैप। क्लियर है यहां तक। अगर बात करें हम दिशा की, तो मान लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो F12 भाई ये तो प्रतिकर्षित होंगे ना। दिशा जिस पर बल देख रहे हो ना उसकी देखनी होती है। मैं बात करूं F1 और 2 की, तो मुझे 1 पर दिशा देखनी है, 2 की वजह से 1 मूवमेंट करेगा, जिस पर बल लग रहा है वो मूवमेंट करेगा। अब चूंकि प्रतिकर्षण है तो इधर ये डायरेक्शन तो आ जाती है किसकी, F12 की, और 2 पर इधर पड़ेगा धक्का, तो ये डायरेक्शन हो जाती है बच्चों F21 की। क्लियर है। एक बार इसे नोट करें आप, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार आप सभी नोट कर लें, फिर बात करते हैं क्वेश्चनों की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, मैंने आपको दो आवेश दे दिए, मान लो कोई भी। एक है 10 माइक्रो कूलाम, माइक्रो याद आ गया। दूसरा है 20 मिली कूलाम और दूरी दे दी बीच की 5 मीटर। सुनना बहुत ध्यान से, मैंने आपको कोई भी दो आवेश दिए, 10 माइक्रो कूलाम और 20 मिली कूलाम 5 मीटर। क्वेश्चन है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का
मान ज्ञात करना है। इस कंडीशन में इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लग रहा है, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। एक बार आप ट्राई कर लो जल्दी से, चाहो तो स्क्रीन पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हो। बच्चों ट्राई जरूर करके देखें, जो भी आंसर आए कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। देखिए भाई, बल का सूत्र क्या होता है? आप बल का सूत्र क्या जानते हो कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही तो है बल का सूत्र। तो F बराबर निकाल लीजिए, K कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9। बच्चों किसी एक आवेश को मान लीजिए Q1, तो दूसरा आवेश कितना बन जाएगा आपका Q2। किसी को एक को Q1 मान लो, Q1 मान लिया हमने 10 माइक्रो कूलम। तो कैसे लिखेंगे इसको? 10 गुणा 10 की घात -6। 10 माइक्रो कूलम को कैसे लिखोगे आप? 10 गुणा 10 की घात -6। और Q2 कितना है? 20 मिली कूलम। 20 मिली, मात्रकों का कन्वर्जन तो आपको याद रहा होगा, और मिली हटाने के लिए -3। माइक्रो हटाया तो -6, मिली हटाया तो -3, और नीचे बच्चों दूरी का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना। देखिए 5 से 10 कैंसिल आउट होगा 2 बार, और 5 से 20 कैंसिल आउट होगा 4 बार। तो बल कितना आया? 4 गुणा 2 कितना आएगा? 8, और 9 गुणा 8 कितना आएगा? 72। बात करूं 10 की घात की, तो देखो -6 और -3, -9 और +9 कैंसिल हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। तो आपका आंसर आएगा बच्चों 72 न्यूटन। बल का मान कितना निकल करके आएगा बच्चों? 72 न्यूटन। बहुत सरल क्वेश्चन है और आप सब कर सकते हो। ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो बच्चों आप सभी कर सकते हो। नोट करो, चलो ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फटाफट चलो जल्दी नोट करें आप। 2 आपको आवेश दे रखे थे, +10 माइक्रो कूलम, 20 माइक्रो कूलम, 20 मिली कूलम। बल निकाला था, आपने निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। गति के नियम इस क्वेश्चन में मिक्स करते हैं। मान लीजिए बच्चों, इधर देखना, क्वेश्चन समझो कि यहां पर आपने एक रस्सी से, ये रस्सी है, और एक कोई बस पिंड लटका दिया। ठीक है ना, रस्सी यहां आपने बांध दी, ये समझो आप तो, और आपने एक पिंड लटका दिया। इसका मैंने आवेश दे दिया मान लो +10 माइक्रो कूलम। कितना आवेश दिया बच्चों मैंने? +10 माइक्रो कूलम। पिंड लटकाया है, इस पिंड का कोई ना कोई द्रव्यमान भी है। द्रव्यमान आप कितना मान लें? m। अब बच्चों मैंने इसके पास में एक आवेश और रख दिया -6, कुछ भी ले लो, मिली कूलम ले लो, चलो। तो बच्चों आप देखोगे कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव यहां तो रहेगा नहीं, नेगेटिव की ओर खिंच के आएगा। थोड़ी देर बाद इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, देखना, ये तो पहली स्थिति में था यहां पर, तो कुछ देर बाद ये 10 माइक्रो कूलम का इसकी ओर खिंचेगा और कुछ इस तरीके से हो जाएगा भाई, +10 माइक्रो कूलम, यहां पर -6 माइक्रो कूलम। अब ये संतुलन की स्थिति में है, इनके बीच की दूरी है मान लो 2 मीटर। कितना? 2 मीटर। और ये कोई भी कोण दे दिया आपको, मान लो 37 डिग्री दे दिया। पूछेगा कि इस पिंड का द्रव्यमान कितना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों कि इस पिंड का द्रव्यमान कितना है। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा ढंग से लिखता हूं ना, आप समझना। डायग्राम बना दूं मैं आपके लिए। पहले पिंड यहां लटका हुआ था, अब कुछ खिंच गया, थोड़ा सा यहां आ गया, ये कोण हो गया 37 डिग्री।
द्रव्यमान कितना मान लें भाई इसका हम m, इसका आवेश कितना मान लें +10 माइक्रोकूलम कुछ भी, और यहां पर एक आवेश और रखा हुआ है कितना -6 मिली कूलम, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर, संतुलन की अवस्था में, है ना। क्वेश्चन है संतुलन की स्थिति में पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है, ये डायग्राम संतुलन की स्थिति का है भाई, है ना, और आपको इस पिंड का द्रव्यमान ज्ञात करना है कि इस पिंड में कितना द्रव्यमान है। एक बार आप खुद ट्राई कर सकते हो तो करो, अदरवाइज फिर मैं दिखाता हूं आपको। देखना, आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके बच्चों ट्राई कर सकते हो। देखो, मैं ये डायग्राम अलग बनाऊंगा आपको सॉल्यूशन के लिए। यहां देख लेते हैं आंसर। बच्चों इस रस्सी को बना रहा हूं, देखना, ये रस्सी हो गई, यहां पर एक पिंड हमारा लटका हुआ है, ठीक है ना। इस पिंड का द्रव्यमान हमने m मान रखा है। पिंड का द्रव्यमान कितना मान रखा है बच्चों m, और अगर पिंड का द्रव्यमान m है तो आपको पता होगा कि नीचे की तरफ कितना बल लगने वाला है mg। कोई भी अगर m द्रव्यमान की वस्तु है, पृथ्वी का त्वरण कितना होता है g, तो mg कहां लगेगा नीचे की ओर, है ना। आप सुनना बच्चों, इन दोनों के बीच में ये कण पॉजिटिव है और ये कैसा है नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसा बल लगेगा आकर्षण। मैं बात इस पिंड की कर रहा हूं, मतलब इस पिंड की कर रहा हूं, तो आकर्षण की वजह से ये पिंड तो इधर जाएगा ना, इस दिशा में, मतलब इस पिंड पर क्षैतिज में कितना बल लग रहा है F, क्षैतिज में कितना बल लग रहा है F। बच्चों ये कोण कितना है 37 डिग्री, सुनना। अच्छा, रस्सी में द्रव्यमान लटका हुआ है तो तनाव रहा होगा, तनाव पता है हमेशा जहां रस्सी बंधी होती है उस दिशा में होता है। तनाव कितना मान लिया हमने T, टेंशन T हो गई। तो अगर मैं तनाव के घटक तोड़ूं बच्चों, तो यहां तो आएगा क्षैतिज इस लाइन के ऊपर तो, और इस लाइन के ऊपर कौन आएगा ऊर्ध्वाधर, इस लाइन पर कौन आएगा क्षैतिज, और इस वाली लाइन पर कौन से घटक आएंगे बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक आएंगे, ठीक है ना। अब सुनना, अगर ये कोण 37 है, ये कोण 37 है, तो फिर ये कोण भी तो 37 ही रहा होगा। एकांतर कोण जेड बन गया ना, जेड, ये वाला और ये वाला। जब जेड बन जाता है तो ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं बच्चों एक तरीके से। ये 37 है तो ये भी कितना होगा 37। अब आप ध्यान सुनना, ये डायग्राम बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं इसको, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं इसको। कैसे बना आपको समझ में आया ना। एक वस्तु थी, नीचे कितना बल लगा हुआ है mg बल लगा हुआ है, किसकी वजह से, द्रव्यमान की वजह से। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आकर्षण होगा, F बल इधर लग जाएगा, तनाव ऊपर ये 37 ये 37। तो तनाव के आप दो घटक कर सकते हो भाई, चूंकि ऊर्ध्वाधर कोण दिया हुआ है तो ऊर्ध्वाधर दिशा में तो इसका घटक होगा T cos 37, और अगर ऊर्ध्वाधर में cos है तो क्षैतिज में sin T sin 37। तनाव को आपने दो घटकों में तोड़ दिया, जिस दिशा में कोण लिया जाता है बच्चों उस दिशा में घटक कितना लेते हैं अपन cos, तो उसके अपोजिट क्या बन जाता है sin। क्लियर है। अब अगर ये संतुलन की स्थिति है, संतुलन की स्थिति है बच्चों, तो क्षैतिज घटक क्षैतिज को संतुलित करेगा और ऊर्ध्व घटक ऊर्ध्व को संतुलित करेगा। संतुलन की स्थिति है, इसका मतलब इधर कितना है इसका T sin 37, T sin 37, तो किसके बराबर आएगा F के बराबर, समीकरण नंबर 1। और ऊर्ध्वाधर T cos 37
किसके बराबर आएगा? mg के बराबर आएगा बच्चों। आपको निकालना है द्रव्यमान, तनाव थोड़ी निकालना है। तनाव तो भले कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग दीजिए भाई। भाग देंगे तो t से t कट जाएगा, साइन बटे कॉस बन जाएगा बच्चों tan 37, है ना। रही बात f की, एक बार तो लिख दो चलो, f बटे mg, f बटे mg। आपको निकालना है पिंड का द्रव्यमान m निकालना है, तो m का सूत्र क्या बनेगा? f बटे g रह गया, m ऊपर आ गया, और tan 37 कहां आएगा? नीचे। ये सूत्र आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो दिए देख लो पहले बच्चों, बहुत इजी तरीके से आपको मैं समझा रहा हूं। न्यूटन की गति के नियम भी मिक्स होंगे इसमें, गुरुत्व ये कूलाम नियम भी लगेगा इसमें ना। अब आप समझिए, एफ हम निकाल सकते हैं बच्चों, अभी सीखा है मैंने। एफ इनके बीच में लगने वाला बल है, तो पहले यहां ऊपर में भले एफ निकाल लूं। एफ का सूत्र क्या कहता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है? 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 10 माइक्रो कूलाम, तो 10 गुणा 10 की घात -6। और Q2 बच्चों -6 है, पर जैसा कि मैंने आपको कहा हमें तो केवल परिमाण जमाना है, तो माइनस नहीं जमाएंगे। 6 गुणा 10 की घात -3 के Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी है? 2, और 2 का स्क्वायर, चलो 2 गुणा 2 लिख दो, फिर देखते सॉल्व करें। देखो 10 की घात -6, 10 की घात -3, -9 और +9 से कैंसिल हो जाएगी, घात तो कैंसिल हो गई। आगे देखो बच्चों, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 2 से 10 कटेगा कितनी बार? 5 बार, हाँ या ना। 9 गुणा 5 45 ना, और 45 का अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, 45 का अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 135 आएगा शायद। 5 3 15 के 5 हासिल 1, 12 और 13, 135 न्यूटन। बिल्कुल, ये जो बल की वैल्यू आई है, एफ की वैल्यू आई है, जब आपने इसको सॉल्व करके देखा ना, तो बल की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 135 न्यूटन। ये वाले मान आप यहाँ पुट कर दीजिए। एफ की जगह तो आप पुट कर दें 135, जी आप 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात tan 37, याद है किसी को? tan 37 दो वैल्यू याद कराई थी, 3/4 और 4/3। 37 पर 3/4, 53 पर 4/3। तो tan 37 कितना होता है बच्चों? 3/4। तो 3 तो नीचे और 4 कहां घूम जाएगा? ऊपर। यहां तक सबको समझ में आया? 3 से 135 कट रहा है कितनी बार? 3 से 12, 4 × 12, 15, 45 बार बच्चों। 45 का 4 से गुणा करके देखा हमने, तो 5 चौक 20 की 0, हासिल कितनी? 2, 16 और 2 18, नीचे कितना है? 10, 0 कट जाएगी, तो m का मान निकल के आएगा 18 kg। कहानी समझ में आई कि जो बॉल लटकी हुई है, जो पिंड लटका हुआ है, इसका द्रव्यमान कितना होगा? 18 kg होगा। देखो यूज हमने कूलाम के नियम का भी किया, हमने बच्चों इसको घटकों में भी तोड़ा, तनाव वगैरह भी काम में लिया, और इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। सवाल क्या था आपको समझ में आया ना? सीधा लटका हुआ था एक m द्रव्यमान का कण जिस पर 10 माइक्रो कूलाम का आवेश था, एक नेगेटिव आपने पास में रखा, तो कुछ एक खिंचा, कुछ 37 डिग्री कोण कोई भी दे दे, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा देगा जिसकी वैल्यू आप निकाल पाओगे बच्चों, ठीक है ना। और हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, आप ढंग से समझें। पहली बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों। अगर कुछ छूट भी गया है तो आप वीडियो एक बार रिप्ले करके देखें और पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से, चलो ठीक है भाई, जल्दी नोट करिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई ना।
देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, ऐसा ही कुछ, ठीक है ना, इसी से लिंक करता हुआ एक क्वेश्चन और देखते हैं। सबने नोट कर लिया? ये डायग्राम जो बनाया था ये इंपॉर्टेंट था, है ना, बाकी तो कोई खास चीज नहीं थी इसमें, सिंपल कैलकुलेशन थी। देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ना। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी सुनो। क्वेश्चन ये है, अभी तो आपने एक रस्सी ली थी बच्चों, है ना, एक रस्सी और इसमें एक द्रव्यमान लटका दिया। इसका आवेश मान लीजिए आप कितना है, Q, और द्रव्यमान कितना है इसका, M। इसी के पास में आपने एक बिल्कुल दूसरी रस्सी ली और बिल्कुल सेम दूसरा पिंड लटका दिया बच्चों, Q और M। Q आवेश है और M क्या है, द्रव्यमान। समान आवेश है तो बच्चों प्रतिकर्षित होगा, ऐसे थोड़ी लटकी रहेंगी, और प्रतिकर्षित होने की वजह से ये कहां जाएंगी, दूर। कुछ देर बाद इनकी स्थिति कैसी होगी देखना, ये रस्सी कुछ ऐसी हो जाएगी, हल्की सी कोई बेंड हो जाएगी, और दूसरी रस्सी कुछ इधर बेंड हो जाएगी। ऐसा ही तो सीन होगा भाई। दो रस्सियों पर मैंने दो समान द्रव्यमान और आवेश लटकाए, प्रतिकर्षण बल लगेगा क्यों, क्योंकि वजह से थोड़े दूर जाएंगे। मान लो ये बीच की दूरी कितनी है, r, कितनी है, r, और ये संतुलन की स्थिति है। किसकी स्थिति है, संतुलन की स्थिति है। क्वेश्चन है साम्यावस्था में दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल r हो तो रस्सी में तनाव ज्ञात करो। रस्सी में तनाव ज्ञात करो, क्वेश्चन ये है बच्चों। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने एक्सप्लेन के साथ क्वेश्चन लिख दिया है कि दो रस्सियों में आपने दो द्रव्यमान लटकाए, उनमें प्रतिकर्षण बल लगा होगा, और प्रतिकर्षण बल लगने के बाद कुछ देर बाद इनकी स्थिति ऐसी हो गई होगी। ये वही है, आवेश कितना है इस पर, Q, द्रव्यमान कितना है, M। इसका भी आवेश कितना है, Q, और द्रव्यमान कितना है, M। वही स्थिति है। साम्य अवस्था में बीच की दूरी कितनी है, R। आपको निकालना है कि इन रस्सियों में कितना तनाव है। पिछली बार बच्चों मैंने आपको इनके बीच का एंगल दे रखा था कि ये कितनी मुड़ी, और मैंने द्रव्यमान पूछ लिया। अब की बार मैंने एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया, और मैं जानना चाह रहा हूं कि रस्सियों में तनाव दोनों में होगा तो बराबर ही। कैसे करेंगे देखिए, आइए। आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके एक बार विचार कर सकते हो, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। दोनों रस्सियों में से किसी भी एक रस्सी को ले लो जो आपकी इच्छा है। तो जैसे मैंने इस साइड की रस्सी ली, मान लीजिए पहली रस्सी इस स्थिति में थी, बिल्कुल सेम तरीके से कराऊंगा, और कुछ देर बाद बच्चों रस्सी ऐसी हो गई। यही तो है, पहले रस्सी बिल्कुल सीधी थी, है ना, कुछ देर बाद रस्सी मुड़ गई। कितना मुड़ी हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है। मैंने माना है बच्चों, पता नहीं है ये कोण कितना मान लिया मैंने, थीटा। तो इस पर डायग्राम बनाइए इसके बच्चों। इसमें नीचे बल लगेगा कितना, mg। रस्सी में तनाव ऊपर की ओर होगा कितना, T, हाँ या ना। और ये और ये समान आवेश हैं, तो बच्चों बल प्रतिकर्षण लग रहा होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। क्योंकि आप तो इसकी बात कर रहे हो, तो इस पर जो प्रतिकर्षण बल लगने वाला है वो इस दिशा में लगेगा, F, हाँ या ना। और F लगेगा कितना, बल लगेगा कितना, इस पर वो भी देख लो आप। F का सूत्र होता है K Q1 Q2 Q इंटू Q स्क्वायर बटे दूरी का स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर। इतना बल लगेगा। आपको बच्चों इस कंडीशन में तनाव निकालना है। यहां तक ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया?
आपने कोई भी एक रस्सी लिया, आप चाहो जो रस्सी काम में ले सकते हो बच्चों। तो आपने देखा कि द्रव्यमान m है, तो नीचे बल कितना लगा mg, इधर कितना बल है F, तनाव कितना है T। आप बच्चों इसके घटक तोड़ोगे, आपको पता हो तो, यहां क्षैतिज और यहां ऊर्ध्वाधर। अगर ये कोण थीटा है तो फिर ये भी तो कोण थीटा है। तनाव के घटक की बात करूं तो ऊपर कोण दिया हुआ है, तो इसका मतलब इधर घटक होगा cos थीटा और इधर घटक हो जाएगा sin थीटा। बात साम्य अवस्था की है, और जब भी चीज साम्य में हो तो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर आपस में बराबर होंगे। सोचिए यहां क्षैतिज कितना है, t sin थीटा, t sin थीटा, तो t sin थीटा तो किसके बराबर होगा बच्चों, f के बराबर होगा। और ऊर्ध्वाधर की बात करूं तो t cos थीटा mg के बराबर होगा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समझना बच्चों ध्यान से, पिछले क्वेश्चन में आपको तनाव नहीं निकालना था, तो आपने 1 में 2 का भाग दिया, तनाव से तनाव कैंसिल हो गया, कोण की जानकारी आपके पास में थी, आपने सवाल सॉल्व कर लिया। पर इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, इसमें तो आपको तनाव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तनाव। तो फिर तनाव कैसे ज्ञात करोगे बताना भाई। देख, तनाव ज्ञात करने का क्या तरीका है आपके पास में। तनाव चाहिए, साइन कॉस नहीं चाहिए। तो आपने एक प्रमेय पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसा करो आप, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके, स्क्वायर करके जोड़ दो बच्चों, वर्ग करके जोड़ दो। आप सुनना ध्यान से, पहले का वर्ग करूंगा तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरे का वर्ग करूंगा तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में से कॉमन कितना आएगा, टी स्क्वायर, और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना आएगा, 1। आप इन दोनों को वर्ग करके जोड़ोगे ना, तो ये आपको नजर आएगा बच्चों, टी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। आप जब समीकरण नंबर 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ोगे ना, देख लो ढंग से आराम से, है ना, तो आपको कुछ ऐसा सीन समझ में आएगा। हमें तो बच्चों यहां से तनाव निकालना है, तो आप तनाव कैसे निकालोगे, T बराबर स्क्वायर जाएगा बच्चों रूट में, F की वैल्यू कितनी है, K क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। इतना बल हमें मिलेगा। तनाव का सूत्र ये होगा बच्चों, ठीक है ना। उस रस्सी में जो तनाव निकलेगा, नोट कर ले, में तनाव का मान इतना आएगा भाई। क्लियर है, जल्दी से आप इसको नोट कर लें भाई। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए जल्दी से इसको नोट करें रफ्तार में, कुछ बच गया हो भाई, जल्दी लिखो। आगे देखिए, तो चर्चा हमारी कूलाम के नियम पर चल रही है ना। इसमें एक बात और समझना, अगर ये आवेशों के मध्य निर्वात में बल ज्ञात करवाए,
आवेशों के मध्य, कहाँ बात करें बच्चों, निर्वात में, कि जो दो आवेश है जिन पर आप बल की बात कर रहे हो उनके बीच में निर्वात हो। निर्वात का मतलब कोई भी माध्यम ना हो, पूरा वैक्यूम हो। तो आपने बल का सूत्र क्या पढ़ा बच्चों, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उम्मीद है ये सूत्र सबको याद हो गया होगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों इसमें K का भी एक सूत्र होता है, K का आंकिक मान तो आप समझ गए, 9 गुना 10 की घात 9। पर जब माध्यमों की बात करेगा ना तो आपको इसमें K का सूत्र लगाना होगा। K का सूत्र होता है 1/4 पाई 4 पाई, देखो C बना के ऐसे कर देना, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है ना, याद रखना। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जो देखो कैसे बनाना है, C बना के कट लगाना है और 0 लिख देना है, बोलना सीखिए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है ना। एप्सिलॉन जो है इसको कहा जाता है वैसे तो निर्वात की विद्युतशीलता, एक नया नाम आया हमारे सामने, अभी पढ़ेंगे, पहले थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूं। एप का सूत्र आप सबको याद है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K जब मैं प्रश्नों में मान जमाऊंगा सॉल्व करते समय, जैसे कि आपने 2-3 प्रश्न देखे, तो K की वैल्यू रहेगी 9 गुणा 10 की घात 9। पर जब चर्चा माध्यमों की होगी तो K का एक सूत्र जमाया करेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता, और बच्चों इसका भी एक मान होता है, हालांकि अपन बहुत कम काम में लेंगे इसको, 8.85 गुणा 10 की घात -12। और देखो K का उल्टा है तो मात्र K का उल्टा कर दो, क्या, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। नोट करें एक बार इसको, बहुत छोटी बात है। अगर मैं आवेशों के लिए या आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल की बात करूं बच्चों, कि निर्वात में कितना बल लगेगा, तो ये सूत्र बन जाएगा, जल्दी से नोट करिए। बात करेंगे विद्युतशीलता के बारे में कि विद्युतशीलता क्या होती है ना। देखिए नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए विद्युतशीलता, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लगाइएगा भाई विद्युतशीलता। क्या नाम है, विद्युतशीलता। देखो विद्युतशीलता क्या होती है, हर माध्यम की अलग अलग विद्युतशीलता होती है। विद्युतशीलता एक तरीके से इंडिकेट करती है, जैसे दो माध्यम है, एक माध्यम की विद्युतशीलता है 1, दूसरे माध्यम की विद्युतशीलता है मान लो 5। तो विद्युतशीलता उस माध्यम में आवेश के प्रभाव को दर्शाती है कि भाई इसमें माध्यम का प्रभाव 1 है तो फिर इसमें माध्यम का प्रभाव कितना है, 5 है। किसी भी माध्यम में आवेश के प्रभाव को दर्शाने का काम कौन करती है, विद्युतशीलता। परिभाषाएं कई तरीके से दी जा सकती हैं, खैर इसकी मतलब समझना है हमें। तो बच्चों आप क्या लिखोगे देखना इसके बारे में, कि विद्युतशीलता यह दर्शाती है कि यह विद्युतशीलता, ऐसे लिखो, विद्युतशीलता किसी माध्यम में, किसी माध्यम में आवेश के प्रभाव को दर्शाती है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जो विद्युतशीलता है
विद्युतशीलता क्या होती है, आप इन 2 लाइनों से आप समझने का प्रयास करना। तो जिस माध्यम की जितनी विद्युतशीलता होगी, आवेश का प्रभाव उसमें वैसा ही होगा, है ना। विद्युतशीलता में भी बच्चों एक तो हम पढ़ते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। किसकी? निर्वात की विद्युतशीलता। अभी आपने देखा एप्सिलॉन 0 लिखा जाता है। और दूसरी होती है बच्चों माध्यम की विद्युतशीलता। तो इस 0 को हटा दो, केवल एप्सिलॉन रह जाएगा। 2 तरह की विद्युतशीलता है फिजिक्स में बच्चों। जहां भी 0 लग जाए वो चीज निर्वात के लिए तरह बिहेव करती है, और 0 हट जाए तो फिर वो माध्यम बन जाती है। माध्यम अलग अलग भी हो सकता है। और इसी से एक नाम आता है किसका? आपेक्षिक विद्युतशीलता का। किसका बच्चों? आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का सूत्र क्या होता है? हिंदी में लिखें तो हम माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा किसकी? निर्वात। आपेक्षिक मतलब तुलनात्मक। तो माध्यम निर्वात की तुलना में कितने गुना सामर्थ्य रखता है, यह दर्शाता है ना। प्रतीक रूप में लिखें बच्चों आपेक्षिक विद्युतशीलता को, तो एप्सिलॉन आर। माध्यम की विद्युतशीलता कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन। और निर्वात की कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एक सूत्र बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यह सूत्र बच्चों आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। 2-3 बातें हैं आपके यहां समझने लायक। पहली बात तो विद्युतशीलता होती क्या है भैया? जो माध्यम की विद्युतशीलता है वो उस माध्यम में आवेश के प्रभाव को दर्शाती है। विद्युतशीलता निर्वात की कितनी होती है? निर्वात की एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान फिक्स है। बात करें हम माध्यम की, तो माध्यम की कितनी होगी? एप्सिलॉन। हर माध्यम की अलग अलग होगी, है ना। ये जो एप्सिलॉन आर है ना, माध्यम की जो विद्युतशीलता है, लिख देना, ये मात्रकहीन और विमाहीन है। आपेक्षिक विद्युतशीलता मात्रकहीन और विमाहीन है। ठीक है, एक बार आप यहां तक नोट करें। चलो जल्दी से यहां तक आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक बहुत बढ़िया एक फॉर्मूला सेट करते हैं, सुनना ध्यान से। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एक नोट कर लिया? जल्दी नोट करें, विद्युतशीलता के बारे में पढ़ रहे हैं हम। देखिए बच्चों आगे, बच्चों नोट्स तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल ही जाते हैं ना, ठीक है ना। देखिएगा, एक बहुत अच्छा आर्टिकल आता है, सुनना। मैं बात करूं निर्वात की, तो निर्वात में लगने वाला बल। बच्चों आप आवेशों के बीच में लगने वाले बल की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले जो हम लगने वाला बल देख रहे हैं वो कहां देख रहे हैं? निर्वात में लगने वाला बल। निर्वात में लगने वाला बल कितना हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बात करूं के की, तो के होता है 1/4 पाई। निर्वात की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, निर्वात में लगने वाला बल। फिर बच्चों हम बात करें किसकी? माध्यम में लगने वाला बल। माध्यम में बल कितना लगेगा? तो देखना ये बन जाएगा Fm। माध्यम के लिए मैंने m लगा दिया। और बच्चों विद्युतशीलता भी तो माध्यम की होगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई?
पहले आपने निर्वात में लगने वाला बल देखा तो विद्युतशीलता निर्वात की आई, माध्यम का बल देखा तो विद्युतशीलता माध्यम की आएगी। बच्चों आप समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग देना। जब आप भाग दोगे ना 2 में 1 का, तो ये आएगा LHS में LHS, तो FM अपॉन F क्या है, एक बार लिख लो, 1/4 पाई। अब सुनो ध्यान से, आप चाहो तो एप्सिलॉन की जगह पर अभी एक सूत्र आया था ना, कितना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर रख सकते हो। एप्सिलॉन का सूत्र आया था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, बाकी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, FM हो गया, और बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। क्या बचेगा, FM अपॉन F बराबर 1 एप्सिलॉन आर। कुछ नहीं बचा, सब कट गया, 1 एप्सिलॉन आर बचा। तो यहां से जो FM का सूत्र आया वो आया F बटे एप्सिलॉन आर। ये सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र बच्चों आप सभी को याद रखना है, क्योंकि इस सूत्र पर कई अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हम बनाएंगे। ठीक है ना, एक बार आप यहां तक लिखें सब। और बच्चों यहां से आगे आज के लिए इतना ही पर्याप्त है ना, ठीक है। इससे आगे हम बात करेंगे कल। 3 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पूरे कर चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको यहां तक चीज़ें बहुत क्लियरली ढंग से समझ में आएंगी। लगातार जुड़े रहें, आपको IIT और नीट का पूरा कोर्स यहाँ क्रम से करवाया जाएगा। बच्चों वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक शेयर कमेंट वगैरह सारी चीज़ें ज़रूर करें, ठीक है। तो आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद बच्चों, बाकी फिर अगले टर्न पर मिलते हैं।